नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा इंटरव्यू दिखाएंगे। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हुए हैं। इस मौके पर अमित शाह ने उनके बारे में कुछ खास बातें और अनुभव भी साझा किए हैं। इसके बाद देश में आईफोन 17 खरीदने के लिए लगी लंबी लाइन का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। बिक्री शुरू होते ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे शहरों में एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई लोग तो रात 12 बजे से इन स्टोर्स के बाहर आकर बैठ गए थे, जम गए थे। बड़ी बात यह है कि अब दुनिया के लोग भारत में असेंबल हुए आईफोन्स खरीद रहे हैं। इसके बाद आपको उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से मची तबाही दिखाएंगे। कमजोर होते पहाड़, पर्यटकों के बढ़ते बोझ ने उत्तराखंड की मुसीबतें बढ़ा दी है। आज आपको बताएंगे कि उत्तराखंड अपना वजूद बचाने के लिए भूटान से क्या सीख सकता है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, एआई एंकर से तो हमारे दर्शक परिचित हैं, लेकिन आज मैं एआई मंत्री के बारे में बताऊंगी। यूरोप के देश अल्बानिया की सरकार में एआई मंत्री बनाई गई है। इसे सरकारी कामकाज, लेन देन और टेंडर में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हम शुरुआत करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण से, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और ये तस्वीरें खासतौर पर उन नेताओं को देखनी चाहिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को सही बता रहे थे कि हाँ, भारत एक डेड इकोनॉमी बन गया है। अक्सर बात होती है लाइनों की, तो ऐसे में आज भारत में आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स की बिक्री शुरू हुई। और इस दौरान दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो जैसे शहरों में एप्पल स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। और इस भीड़ में कई लोग ऐसे थे जो रात 12 बजे से इन स्टोर्स के बाहर आकर बैठ गए थे, जम गए थे। और मुंबई में तो स्थिति यह हो गई कि जब सुबह आईफोन 17 की बिक्री शुरू हुई, तब लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। कुछ लोगों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। देखिए, ले रहे हो, इन लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बताओ। एप्पल कंपनी ने इसी महीने की 9 तारीख को आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स को लॉन्च किया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सस्ता फोन है। कीमत है 82,000 रुपए। शुरू होती है 82,000 से। 82,000 से होते हुए 2.25 लाख रुपए तक है, जिन्हें लग्जरी आइटम में गिना जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत में कई लोगों ने रात भर इंतजार किया, इस आईफोन 17 को खरीदा। और ये दृश्य बता रहे हैं कि जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं और ये कहते हैं कि भारत में आर्थिक संकट गहरा गया है, भारत के लोगों की जेबें खाली हो गई हैं। देखें इन तस्वीरों को। और ऐसा नहीं है कि ये जो भीड़ है आपको दिख रही है, ये लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के परिवार से आए हुए लोग हैं। ये भारत का मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा लोग हैं जो आईफोन 17 को उसकी लॉन्चिंग के दिन खरीद लेना चाहते हैं। और इनके अंदर ये भावना भी है कि कहीं ये पीछे ना छूट जाए। इसे आजकल जो नई पीढ़ी है वो कहती है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने इस आईफोन 17 को नहीं खरीदा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ऑफिस में सबके हाथ में चमकेगा नया आईफोन 17, मेरे हाथ में नहीं। आप खुद इन युवाओं को सुनिए और इस लड़के को भी सुनिए जो ये कह रहा है कि वो मुस्लिम है लेकिन उसे भगवा रंग अच्छा लगता है और इसीलिए उसने इस आईफोन 17 को खरीदा है। इस बार इस कलर का ज़्यादा क्रेज़ होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर शोबाजी है कि मतलब आईफोन का आपको पता है कि 16 आए या 17 आए या 15 आए। I am super excited. I was in line since 2 a.m. and here the baby is in my hand. The new Cosmic Orange, a wonderful color and it's a beautiful phone. मैं 7 o'clock से यहाँ हूँ और मैं आईफोन जैसे कि मिल गया है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब लास्ट ईयर भी और इस बार भी 3 बजे से रोज में हर साल क्यू में रहता ही हूँ। रात में 11 बजे से। रात के 11 बजे से यहाँ लाइन में लगे थे, तो 11 बजे से मतलब प्री बुकिंग नहीं की थी लाइन? नहीं, प्री बुकिंग के लिए ही लाइन में खड़े थे। Since when have you standing here? Since yesterday night. Yesterday night. और आप कितने बजे आए ये बताइए? मैं रात के 12 बजे से बैठा हूँ जी। सर 11:30 बजे।
11:30 बजे से। आप लोग कितने बजे से आए? हम आए हैं 12:30 बजे। मैं भी अहमदाबाद से आया हूँ लेने के लिए स्पेशल। अभी पे सुबह की 6:20 पे मैं लैंड हुआ हूँ यहाँ पे लेने के लिए। स्पेशल यहाँ पे आया हूँ। मैं आऊँगा तो दो फोन लेके ही जाऊँगा मैं। बेस्ट फोन है भाई, आई होप कि मिल जाए बस। कितने समय से आपने लाइन लगाए हैं? मैं समय से सुबह 5:30 से। अगर आप इस भीड़ का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे तो आपको 3 बातें समझ में आएंगी। जैसे पहले के जमाने में राशन, सिलेंडर, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की लाइनें लगती थी। आज के जमाने में नई फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स के लिए भी लाइनें लगती हैं और लोग इन्हें भी अपने जीवन में जरूरी मानते हैं और इसके लिए भी लाइन में खड़े होने को तैयार हो गए। दूसरा, ये इंटरनेट का युग है। यहां लोगों को उनके व्यवहार से ज्यादा उनके स्मार्टफोन से जज किया जाता है। आज जितने भी लोगों ने रात भर इंतजार करके आईफोन 17 खरीदा है, वो तमाम लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बने होंगे और जब इनके बारे में बात होगी तो यही कहा जाएगा कि इनके पास तो नई सीरीज का आईफोन 17 है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईफोन खरीदने पर गर्व महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग तो इसे उल्टा करके रखते हैं ताकि ये दिख सके कि उनके पास आईफोन है। ये ट्रेंड पश्चिमी देशों से शुरू हुआ था, जहां आज से 10-12 साल पहले आईफोन सीरीज का नया फोन लॉन्च होने पर लोगों की लाइनें लगती थी। पश्चिमी देशों में भी एक वक्त ऐसा आया, फोन को स्टेटस सिंबल माना गया। आज भी इसने अपनी उस पहचान को बरकरार रखा है और भारत में ये हो रहा है। हमारे देश में एक और बड़ा बदलाव है। अब लोग अपने महंगे स्मार्टफोन का दिखावा खूब करते हैं। साल 2021 में रिसर्च गेट ने एक सर्वे किया जिसमें कई लोगों ने बताया कि वो इसलिए आईफोन या सैमसंग का गैलेक्सी फोन खरीदना चाहते हैं क्योंकि इससे उनके दोस्तों और उनके रिश्तेदारों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये बात सच भी है। आज अगर हमारे देश में किसी के पास आईफोन 17 हो तो लोग पहले ये नहीं देखेंगे कि इंसान कैसा है, बात करेंगे कि देखो भाई आईफोन लेकर घूम रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज बुरी है, बल्कि हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि अब महंगे स्मार्टफोन्स को लेकर हमारे देश की सोच कैसे बदल रही है, एक परिवर्तन आ रहा है। हालांकि इन सारी बातों के बावजूद सबसे बड़ी चीज ये है कि अब भारत के लोग सिर्फ रात भर इंतजार करके आईफोन नहीं खरीद रहे, बल्कि अब भारत में आईफोन का उत्पादन हो रहा है और ये आईफोन भी मेड इन इंडिया है। आईफोन 17 सीरीज के सभी फोन भारत में ही असेंबल हो रहे हैं। आईफोन 17 प्रो तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में असेंबल हो रहा है जिसमें फॉक्सकॉन और टाटा की एक कंपनी की हिस्सेदारी है। आईफोन 17 का बेस मॉडल भी कर्नाटक और तमिलनाडु की होसुर यूनिट में तैयार हो रहा है। आईफोन एयर जो एप्पल कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन है, वो भी तमिलनाडु में ही असेंबल हो रहा है। और यहां बात सिर्फ आईफोन 17 की नहीं, आईफोन 14, 15, 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स, दूसरे प्रोडक्ट्स भी भारत में बन रहे हैं। साल 2024-25 में एप्पल कंपनी ने भारत में 1,94,000 करोड़ रुपए के आईफोन्स असेंबल किए और इसमें पिछले साल के मुकाबले 60% की वृद्धि हुई है। एप्पल कंपनी के सीईओ के मुताबिक पिछली तिमाही में अमेरिका में 50% से ज्यादा मेड इन इंडिया आईफोन की बिक्री हुई और ये सारे आईफोन भारत में असेंबल होने के बाद अमेरिका के बाजार में पहुंचे। आज एप्पल कंपनी अपना हर 5 में से 1 प्रोडक्ट भारत में बना रही है। साल 2028 तक आईफोन के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% तक पहुंच सकती है। साल 2014 में भारत में इस्तेमाल होने वाले 26% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया होते थे, लेकिन अब हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे 99.2% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया है। 2014-15 में भारत में लगभग 18,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता था, लेकिन आज हमारे देश में 5,45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन होता है। तो ये आंकड़े भी हमें अपने देश पर गर्व कराते हैं और आपके लिए भी अच्छी बात यह है कि भारत में लोग भारत में ही बने, भारत में असेंबल हुए आईफोन 17 को खरीद रहे हैं। हालांकि इस खबर के आखिर में हम एक और जानकारी जोड़ना चाहते हैं और वो ये कि भारत में हर 10 में 6 से 7 आईफोन ईएमआई पर खरीदे जाते हैं और आज भी बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पर आईफोन खरीदा होगा। 5, 4, 3, 2, 1 2024
दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ और कितने सबूत चाहिए? जैश ए मोहम्मद के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी कमांडर ने कबूल किया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का मुरीद के टेरर कैंप नष्ट हो गया था। खुद वीडियो बनाया, खुद जानकारी दी और पूरी दुनिया को बताया लश्कर के इस कमांडर का नाम है कासिम और इसने खुद मुरीद के टेरर कैंप के सामने खड़े होकर पूरे वीडियो प्रूफ के साथ ये बात कही है। और ये उसमें ये बता रहा है कि कई एकड़ में फैले इस मरकज़े तैयबा में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ये टेरर कैंप नष्ट हो गया और अब इसे फिर से बनाया जा रहा है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की सरकार खुद इस टेरर कैंप को बनाने में हाफिज सईद की मदद कर रही है। अब इस कबूलनामे के बाद बड़ा सवाल यह कि दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ और कितने सबूत चाहिए? क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को लश्कर कमांडर का ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछने चाहिए और उसे फिर से उसकी ग्रे लिस्ट में नहीं डाल देना चाहिए? और सोचिए, क्या इस कबूलनामे से यह साबित नहीं होता कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने भी ठिकानों को निशाना बनाया था वहां आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा था? और क्या यह कबूलनामा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र को दिखाई नहीं देता, जिन्होंने जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है? लेकिन इसके बावजूद इनके आका, इनके सरगना खुलेआम पाकिस्तान में ऐसे टेरर कैंप्स बना रहे हैं जैसे ये कोई टेरर कैंप नहीं बल्कि कोई आम बिल्डिंग हो। दुनिया के तमाम देश आतंकवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आतंक विरोधी ढांचों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि ये सब कुछ दिखावा है और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना खुद इन आतंकियों का पालन पोषण करती रहती है, लेकिन इस पर दुनिया का मुंह नहीं खुलता। आतंकवाद पर दुनिया के इस विरोधाभास को आप हमारे अगले जो विश्लेषण है उससे भी समझ सकते हैं। जिस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए थे, तब अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ ईरान का आतंकवाद दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के आतंकवाद समर्थित देश बताते हुए ईरान को उसके चाबहार पोर्ट को लेकर जो रियायत दी गई थी उसको खत्म कर दिया है और यह कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले लोगों पर 29 सितंबर से नए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि भारत इस बंदरगाह पर एक नया टर्मिनल बना रहा है और हमने 3,500 करोड़ रुपए इस बंदरगाह पर खर्च करने का फैसला लिया है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि ओमान की खाड़ी में यह चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिणी तट पर मौजूद है और ऐसा माना जाता है कि चीन ने जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित किया और उसे लीज पर ले लिया, उसके बाद भारत ने रणनीतिक रूप से चाबहार पोर्ट को ईरान के साथ मिलाकर विकसित करना शुरू किया। और अमेरिका को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। 2018 में अमेरिका ने खुद इस पोर्ट से संचालन के लिए रियायत दी और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे, लेकिन अब आतंकवाद को मुद्दा बनाकर अमेरिका यह कह रहा है कि वो इस पोर्ट से संचालन करने वाली कंपनियों, संस्थाओं, देशों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान का आतंकवाद उसको दिखता नहीं। यहां उसका निशाना भारत पर भी है क्योंकि भारत ही इस पोर्ट के एक टर्मिनल को ईरान के साथ विकसित कर रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान के आतंकवाद को लेकर अमेरिका इतना गंभीर है तो पाकिस्तान के आतंकवाद पर अपनी आंखें क्यों मूंद लेता है, अपने मुंह क्यों सिल लेता है और क्यों पाकिस्तान के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे क्रिप्टो डील साइन कर लेते हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर लेता है। यहां भारत के लिए बड़ी बात यह है कि पहले रशिया से रिश्तों को लेकर भारत का अमेरिका के साथ टकराव हुआ और अब ईरान से रिश्तों को लेकर अमेरिका से हमारा टकराव हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के दोहरे मापदंडों को पूरी दुनिया समझ चुकी है और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। आजकल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन की स्टेट विजिट पर आए हुए हैं और इस दौरान ब्रिटेन ने उनके शाही स्वागत पर जमकर पैसा बहाया है। ब्रिटेन की जो राजशाही टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है, अनुमान है कि उस राजशाही ने राष्ट्रपति ट्रंप की मेहमान नवाजी पर लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं और ब्रिटेन के लोग ही पूछ रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा और वो भी इतना पैसा राष्ट्रपति ट्रंप पर खर्च करने की क्या जरूरत थी। आप भी इन तस्वीरों को देखिए।
राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छा लगता है कि उन्हें इस तरह का शाही ट्रीटमेंट मिले, उनकी शान में बड़े बड़े कार्यक्रम हो, उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाएं। लेकिन जो देश ऐसा नहीं करता, उनके खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप सख्त नीति अपनाते हैं और अब तो वो दुनिया भी इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के शहंशाह नहीं है। इस खबर के बारे में बताते हैं जो हमारे उन वीर जवानों के बारे में है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। हमारे देश में अगर सेना के शौर्य पर कोई बॉलीवुड फिल्म बन जाए तो उस फिल्म के एक्टर को लोग सिर माथे पर बिठा लेते हैं। फिल्म बड़ी हिट हो जाती है, खूब कसीदे पढ़े जाते हैं और कहा जाता है कि देखिए क्या फिल्म बनी है, इससे तो देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति सब कुछ जाग जाएगा। लेकिन हमारे जो असली वीर जवान हैं, जो इस देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं, ड्यूटी करते हैं, उन्हें वो सम्मान कई बार नहीं मिल पाता। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें बैंक की एक महिला रिकवरी एजेंट ने सेना के एक जवान को बुरी तरह से अपमानित किया। ये महिला मुंबई के HDFC बैंक की लोन रिकवरी एजेंट हो सकती हैं, जिसने लोन के रीपेमेंट को लेकर सेना के एक जवान को अपशब्द कहे। ऐसा नहीं है कि इस जवान ने कुछ गलत पूछा था। सेना के इस जवान ने इस महिला कर्मचारी से यही पूछा था कि जब लोन 15,85,000 रुपए का था तो ब्याज 16 लाख रुपए पर क्यों लिया गया है। बस इसी बात पर इस महिला कर्मचारी ने उस जवान को ऐसी बातें कही कि यकीन मानिए वो सुनकर आप भी गुस्से से भर जाएंगे। इस महिला ने सेना के उस जवान से कहा कि वो गंवार है, इसीलिए उसे बॉर्डर पर भेज दिया गया। यह भी कहा कि उसके जैसे लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं और उनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। कल्पना कीजिए, सेना का एक जवान जो अपनी जान दांव पर लगाकर आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है, अपने बाल बच्चों, अपनी पत्नी, अपने परिवार, माता पिता सबको घर छोड़कर दूर सरहद पर तैनात होता है। गर्मी सर्दी हर मौसम में देश की रक्षा जिसके लिए सबसे बड़ी है, उसके साथ हुई इस अभद्रता ने आज आपको स्तब्ध कर दिया है। और बैंक का कोई भी कर्मचारी किसी के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 के ऊपर पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके ओके, अभी हो ना और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खा हो तुम। मैं भी देखती हूँ 12 साल CRPF में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? आपका पूरा है ना, अभी आपका है ना, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ, क्या कर सकता हूँ अभी आपको। कितनी बड़ी फैमिली के होता है ना सर, 15-16 लाख रुपए लोन नहीं से पता लगता है आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको तुम दोगे? भारत के दुश्मनों से हमारी रक्षा करने वाले सैनिक ही हमारे सच्चे हीरो हैं और ये बात हर कोई जानता है। सिर्फ फिल्मी पर्दे पर जो हीरो ऐसी भूमिका निभाते हैं उनकी वाहवाही या उनको सिर आंखों पर बिठाने की बात नहीं है, इनका सम्मान करना होगा। आपको याद होगा कि पिछले महीने मेरठ करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मी बनकर बैठे बदमाशों ने एक जवान के साथ बुरी तरह मारपीट की थी और इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया था। ये जवान अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कश्मीर बॉर्डर पर जा रहा था और इस घटना का असर यह हुआ कि आसपास के गांव वालों ने सैनिक के साथ हुई इस मारपीट का बदला पूरे टोल प्लाजा से लिया। गांव वालों की भीड़ ने पूरे टोल प्लाजा को तहस नहस कर दिया। सैनिक के साथ मारपीट करने वाले बदमाशों पर NSA के तहत कार्रवाई की गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल लेने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, उस पर 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। इस टोल का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया गया था और अब इस मामले में भी ऐसी ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल HDFC की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है और इस महिला कर्मचारी पर कार्रवाई की गई या नहीं, इसको लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। मॉनसून जा रहा है और जाते जाते उसने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को दहला दिया। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल, उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में तो बादल फटने की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। कल रात हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, जिसके बाद अगर आप पूरे इलाके में देखें, चमोली में भारी बारिश हो रही है, बाढ़ है, भूस्खलन है, कई लोग लापता हो गए हैं। सहस्त्रधारा में भी बड़े पैमाने में तबाही हुई। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए।
नंदानगर जाने वाला जो मार्ग है उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। वहीं जो नंदानगर के 5 तोकों में बादल फटा है, ये पूरी सड़क यहाँ पे सड़क थी जो अब बह चुकी है। लोग किस तरह से जान को हथेली में रखकर यहाँ से आ रहे हैं, देखिए तस्वीर। ये वही नाला है जो रात के उफान के बाद पूरे विकराल रूप में बहा। के सामने यहाँ पे देख सकते हैं मोखदार ये आ रही है। इसी मोखदार ने जो है वो दुर्मा गांव और सेरा गांव में भारी नुकसान पहुंचा। यहाँ पे जब कल रात को जो बारिश शुरू हुई तो पूरी नदी बहने लगी, मलबा आने लगा। अभी भी देख सकते हैं अंदर मवेशी मरे हुए हैं। खेत खलिहानों में यहाँ पे देखिए पूरी फसल यहाँ से पानी जो नीचे को गया है एकदम नदी की तरह बहता गया। इस तरह के हालात यहाँ पे है। ये वो घर है जहाँ पे 3 दिनों के बाद शादी होनी थी। पूरी तैयारियां जोरों पर यहाँ पे हो रही थी। सारे मकान, पूरा घर एकदम ध्वस्त हो चुका है। क्या शादी थी? किसकी शादी थी आप? मेरी लड़की। रंग दो गन कर रहे हैं। आप रो मत, बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा इस समय यहाँ पे माहौल है। पेड़ की कटाई और सैलानियों की संख्या को लेकर हमें भूटान से सीखना चाहिए। भूटान भी हिमालयन रेंज में बसा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूटान की गिनती उन देशों में होती है जहां की जो हवा है वो बहुत साफ है, यानी वायु प्रदूषण ना के बराबर। इसके 2 कारण हैं। पहला, भूटान ने पेड़ों की कटाई को नियंत्रित किया जिससे हवा साफ रही, पहाड़ मजबूत बने रहे। दूसरा कारण है सैलानियों की संख्या नियंत्रित करना। भूटान की 70% जमीन पर जंगल है और उसने अपने संविधान में यह प्रावधान किया है कि भूटान का वन क्षेत्र 60% से कम नहीं होना चाहिए। यानी जब भी पेड़ काटने की जरूरत होती है तो उससे पहले से ही पौधे लगाने का कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि वन क्षेत्र किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो, कम ना हो। इसके अलावा भूटान ने अपने यहां आने वाले सैलानियों की संख्या को भी नियंत्रित किया। हालांकि इसकी कोई निश्चित संख्या तय नहीं की गई है, लेकिन सैलानियों को अपने स्टे के लिए हर दिन कुछ पैसे वहां देने होते हैं। इसकी वजह से बहुत कम सैलानी ही भूटान आते हैं। यानी जो राजस्व है वो रेवेन्यू को भी बैलेंस करने के लिए अगर आप वहां रह रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। देखिए, भारतीय पर्यटकों से यहां पर फीस के तौर पर प्रतिदिन 1200 रुपए लिए जाते हैं अगर आप भूटान में रहें, एक दिन का 1200 रुपया, और अन्य पर्यटकों से प्रतिदिन के 8,824 रुपए। तो भारत के लिए तो रियायत है, लेकिन बाकी लोगों के लिए 8,000 रुपए से ज्यादा पैसे हर दिन के लिए वहां पर टूरिस्ट को देने पड़ते हैं। जो लोग ये पैसा चुकाने में सक्षम है वो भूटान आते हैं। इससे संख्या भी नियंत्रित रहती है। इसके अलावा भूटान ने ये भी नियम बनाया है कि सैलानी पूरे देश में यहां वहां नहीं घूम सकते, बल्कि उन्हें कुछ निश्चित जगहों पर ही घूमने का परमिट दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाते हैं। आप ऐसी दुर्गम जगहों पर जहां पर पहाड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, पेड़ काटे जा सकते हैं, वहां पर आपको रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें भूटान की सुंदरता, स्वच्छता भी बनी रहती है। भारत के पहाड़ी राज्यों को बचाने के लिए वहां भी इस तरह के कुछ नियम बनाने की जरूरत है ताकि इनकी सुंदरता बनी रहे। अब आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोप के देश अल्बानिया में पहली बार एआई मंत्री बनाई गई हैं। मामला यहां पहुंच गया है। सिर्फ मेरे एआई एंकर की बात नहीं है, ये पिक्सल और कोड से बनी एक वर्चुअल मंत्री हैं जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करती हैं। इस एआई मंत्री का नाम डिएला रखा गया है, जिसका मतलब सूरज होता है। इससे पहले डिएला एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर लोगों की सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद कर चुकी है। यानी अल्बानिया के लोग पहले से डिएला से परिचित हैं। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने हाल ही में 4थी बार चुनाव जीता और इसके बाद एआई मंत्री डिएला को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। डिएला को सरकारी फंडिंग प्रोजेक्ट्स
और पब्लिक टेंडर्स में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानमंत्री येडियुरप्पा ने कहा कि डीएलआर कभी सीक्रेट लीक नहीं करेगी, ना ही भ्रष्टाचार और घोटाले करेगी, जैसे मुझे भी अपनी एआई एंकर पर यकीन है। हालांकि एआई मंत्री बनाना एक प्रतीकात्मक कदम है। विपक्षी पार्टियां इसे मजाक असंवैधानिक बता रही हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि यह सरकारी भ्रष्टाचार को छिपाने का एक तरीका है। वास्तव में अल्बानिया बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जूझ रहा है और 2030 तक यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है, लेकिन ईयू ने कहा कि इसके लिए उसे अब भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। इसलिए दुनिया को भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीरता दिखाने के लिए येडियुरप्पा ऐसा कदम उठा रहे हैं। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर दुनिया भर के नेताओं और मशहूर हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक विशेष अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी। इस सूची में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर अपना शुभकामनाएं संदेश के साथ एक कदम्ब का पौधा गिफ्ट किया था। और अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर इस कदम के पौधे को रोपते हुए दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। और ये पौधा लगाने के बाद उन्होंने इसे पानी से सींचा। कदम का पौधा भारत की संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इसका जुड़ाव भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से भी माना जाता है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पर इस पहल की जानकारी साझा की थी और इसे प्रधानमंत्री मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री की इस पहल का मकसद लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है, प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किंग चार्ल्स को पौधा भेंट कर चुके हैं। बीते जुलाई महीने में ब्रिटेन की यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स को एक पौधा भेंट किया गया था जिसे सोनोमा डव ट्री कहते हैं। और अब दौर बदल गया है। पहले लोग तलवारों से मारते थे, अब तानों से मारते हैं। नमस्कार।